कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। संविधान का ही वीडियो बनाएंगे आज भी। तो पिछले एक वीडियो में वीडियो 2 बन चुके हैं। मैंने आपको एक रूपरेखा के बारे में बताया था संविधान की, संविधान कितने प्रकार का होता है या हो सकता है। एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 एक्ट, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा लगा, बच्चों ने उसके जवाब दिए। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप बातें सुनते ही नहीं हो, सीधे वीडियो स्किप कर देते हो और आगे की ओर बढ़ जाते हो। तो मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि फालतू बातें ना की जाए, ठीक है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं, फालतू चर्चा ना करें। तो कुछ चीज़ें समझनी होंगी आपको उस टॉपिक के बारे में कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो आपके मैंने बताया था कि इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके द्वारा बनाया गया। उसके बाद एक और एक्ट लाया गया 1793 का एक्ट। 1793 का एक इतिहास, वो जो किताबों में लिया जाए इतिहास की, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण दिखाई नहीं देता एक नज़रों में। ऐसा कहा गया इस एक्ट के बारे में बनाते टाइम कि इस एक्ट का बनना और पारित होना इतनी तेजी से हुआ कि समझ में ही नहीं आया। किसी ने यह भी कहा कि जिस एक्ट में इतनी आवाज नहीं हुई उससे ज्यादा आवाज तो पटाखे में होती है। मतलब एक्ट बना और तुरंत पारित भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। इतनी तेजी से ये एक्ट बना और बड़ी जल्दी ही संसद ने पारित कर दिया। अब किताबों की दृष्टि से देखा जाए तो मुश्किल से 3 या 4 लाइनें दिखाई देती हैं इस एक्ट में, पर 3 या 4 लाइनें मत समझिए आप, क्योंकि अगर कोई एक्ट बन रहा है तो केवल 3 या 4 लाइन के लिए पूरी की पूरी संसद नहीं बैठेगी। 2 या 3 अमेंडमेंट करने के लिए पूरी संसद नहीं बैठेगी। कोई बड़ा ही होने वाला होगा, लेकिन ये बड़ा क्या हुआ ये हमें समझना होगा, ठीक है। तो बात करते हैं सीधे एक्ट पर। वही तरीका पढ़ाने का, प्रावधान, प्रभाव, उसके सारांश, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन, ये सारी चीजें बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि जहां पहले आपने एक नियम पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट, विनियमन अधिनियम, वो रेगुलेट करने के लिए बना था। और ये चार्टर एक्ट होता क्या है, जैसे मैं अभी बताया आपको। चार्टर एक्ट क्या है? ब्रिटिश शासक द्वारा कंपनी को व्यापार हेतु जारी किया गया आज्ञा पत्र। अब वो समझने वाली बात है, यहां पर ब्रिटिश शासक लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी, ब्रिटिश शासक होता कौन है? ब्रिटिश शासक होती है वहां की रानी एलिजाबेथ। तो आपको याद होगा कि एलिजाबेथ से जब वहां के कंपनियां थी, एक कंपनी थी मूल रूप से जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हो, उसको ये अधिकार दे दिया गया कि अब आप भारत जाइए और भारत के साथ व्यापार कीजिए। ये मैं थोड़ा सा पुराने पे रिवाइज कर रहा हूँ। जाइए व्यापार कीजिए। वो आई केवल व्यापार के लिए थी, लेकिन परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो युद्ध करती है और यहाँ पर धीरे धीरे सत्ता भी काबिज कर लेती है। अब जब सत्ता भी हाथ में आ जाएगी तो वो केवल व्यापारिक ना होकर फिर वो राजनीतिक भी हो जाएगी। अब जब राजनीतिक होगी तो टैक्सेशन भी लेगी। अब जब टैक्स लेगी तो पैसा कमाएगी, और वो पैसा कहीं ना कहीं ब्रिटेन की आंखों में खटकने लगा। खटकने क्यों लगा? मैंने पूरा का पूरा बताया था कि भाई संसद में इंटरफेयर करने लगे जब लोगों के पास पैसा होगा, क्योंकि राजनेता चलते हैं पैसे के हिसाब से, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो नेता उसकी सुनेंगे क्योंकि सब चल रही उसी से है। नेता का क्या है, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में बदल गया तो बड़ा डर लगने लगा। तो उसी की वजह से ब्रिटेन की संसद ने समय समय पर अलग अलग अधिनियम, एक्ट, जो भी आप कहना चाहो, वो पारित किए। और उन्हें पारित करने का जो मूल कारण था वो वही था कि कंपनी पर कैसे भी करके हम अपना अधिकार कर लें। तो जो आज्ञा पत्र मिला था कंपनी को उसको कहा जाता है चार्टर। तो शुरू के 2 एक्ट अलग थे। अब आपके 1793 से लेके 1853 तक सारे चार्टर ही होंगे। और एक बात और समझ में आ जाएगी अब आपको कि हर एक्ट 20 साल के बाद आएगा। हर एक्ट कब आएगा? 20 साल के बाद आएगा। ये भी याद रखना, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1793, 1813, 1833 और 1853। 1858 में चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1857 जब क्रांति देखेंगे, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। चार्टर का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि एक आज्ञा पत्र होता है। चार्टर एक्ट क्या है? ब्रिटिश शासक द्वारा कंपनी को व्यापार हेतु जारी किया गया राज्य पत्र या आज्ञा पत्र, ठीक है बेटा। किसने बनाया?
अब ये बनाया शब्द हर बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक बार बता देता हूं कि किसने बनाया। सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया था और वही चार्टर एक्ट चलता रहा जिसका 1853 तक, 1853 तक। उसके बाद तो सीधे सीधे संसद काबिज हो जाएंगे आपके ऊपर। ठीक है बेटा, बात करते हैं क्यों बना। अब क्यों बना का तो जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि भाई जब इंग्लैंड को ये लगने लगा कि जो कंपनी है उसके अधिकारी है, उसके कर्मचारी हैं, उसको जो चलाने वाली अथॉरिटी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें करीब 24 लोग मैंने आपको बताए थे, वो हैं और उनके पास हो गया है बहुत ज़्यादा पैसा। अब उस पैसे का उपयोग वो संसद, इंग्लैंड की जो संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है, उसके साथ हस्तक्षेप कर रहे थे उसके कामों में। तो उस कंपनी पर ही अधिकार करने के लिए पूरा का पूरा एक्ट बनाया गया है कि हम कंपनी का जो व्यापार है, विदेशी व्यापार है, उसको हम ही रेगुलेट करने लगेंगे। जब हम ही चलाने लगेंगे तो पैसा वो हमारे पास आने लगेगा और उसी की वजह से पूरा का पूरा जो बन रहा है, ये एक्ट बन रहा है नियंत्रित करने के लिए। बेटा बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड की संसद के मन में ये बहुत पहले ही आ चुका था, जैसे ही 1757 का युद्ध होता है, कि हम जितनी जल्दी हो सके कंपनी पर कब्जा कर लें। कंपनी पर कब्जा करने का रीजन वही है सीधा सीधा कि जितना ज़्यादा पैसा भारत से कमाया जा सके उतना ज़्यादा पैसा ब्रिटेन की संसद को मिल सके। क्यों? आप जरा एक बात को समझना, 1773 के टाइम पर जो बंगाल है, बंगाल से जो इनकम मिलती थी उसके ऊपर कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया गया। पहले वो 8% था, अचानक 8% से 10% कर दिया गया और वो 10% से अचानक ही 12% कर दिया गया। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि उस वक्त केवल बंगाल से करीब 12.5 लाख पाउंड, करीब 12.5 लाख पाउंड की जो इनकम होती थी केवल बंगाल से होती थी कंपनी को। अब ब्रिटेन की संसद, आपको बताया मैंने कि ब्रिटेन की संसद ने एक चीज देखी कि इतना सारा पैसा जब अचानक, जब बात कब की कर रहे हैं हम, 1793 की बात कर रहे हैं, 1773 की बात कर रहे हैं हम। आप अनुमान लगाइए उस टाइम ये पैसा क्या हो सकता है, 2 रुपया भी नहीं है, पाउंड है ये। तो अब उससे पहले मैंने आपको बताया कि करीब करीब कर्जा लिया था, कितने का, 40 लाख पाउंड का ब्रिटेन की संसद से। किसने लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था। क्यों लिया था? कि वो हैदर अली के साथ युद्ध हुआ था, उसमें संधि करनी पड़ी तो बहुत सारा पैसा में ऐसा देना पड़ा। उधर बंगाल में अकाल पड़ गया, तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उन्होंने, 3 हिस्सों में, एक 5 और बचा 2.5। ये 5 लाख रुपए संसद ने, ब्रिटेन की संसद ने कह दिया कि इस 12.5 लाख में से ये 5 लाख रुपए तो हमें चाहिए। किस बात का? वो तुमने कर्जा लिया था, उस कर्जे को पटाइए। जैसे अपन गाड़ी ले लेते किस्त होती है, तो उस किस्त में क्या जाता है, पैसा भी जाता है और ब्याज भी जाता है कि ये तो हमें चाहिए, ये आप रेगुलेट करने के लिए लगा लो कंपनी के लिए, और ये अपने खर्चों के लिए डाल दीजिए। तो इस तरह से 3 भागों में डाल दिया उसको। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो जो पूरा के पूरी कंपनी है उसके कामों में इंग्लैंड की संसद ने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। रीजन वही है। क्या रीजन है? कैसे भी करके ब्रिटेन की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरा अधिकार कर ले। शुरू से लेके 1773 से लेके आप 1935 तक चले जाओ, पूरे के पूरे अधिनियम केवल इसी लिए चलते जाएंगे। ठीक है, वैसे 1858 में कंपनी काबिज कर, कंपनी हर पूरी की पूरी कंपनी ब्रिटेन की संसद के आगे नतमस्तक हो चुकी थी, ये भी याद रखना। ठीक है, पृष्ठभूमि पर नजर मारते। पृष्ठभूमि क्या होती है? पृष्ठभूमि क्या है कि ये बन क्यों रहा है। तो सबसे पहले पढ़िए, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार और निजी क्षेत्र के लोगों की संयुक्त कंपनी बनी थी। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो परमिशन किससे लेती है? ब्रिटेन की संसद से लेती है। लेकिन है कौन? वो वहीं के रहने वाले लोगों की कंपनी है, जिसमें बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जैसे जॉर्ज वाइट हैं और जॉर्ज वाइट हैं, इतने बड़े बड़े लोग थे। इनकी एक संयुक्त कंपनी थी और इनके पास इस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स हुआ करते थे। अब जब शेयर्स ज़्यादा होंगे तो रेगुलेट भी वही करेंगे। अब जब रेगुलेट करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव भी वही करते थे, वे लोग जिनके पास 500 पाउंड से ज़्यादा के अंशधारी होते थे। तो वही लोग पूरी की पूरी कंपनी को डायरेक्ट करते थे। ठीक, तो हमने पिछले एक वीडियो में पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण कर दिया गया कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठेगा और इन जो कर्मचारी हैं इनके ऊपर नियंत्रण करेगा। ये मैंने आपको बताया था।
तो इनकी वजह से बनानी पड़ी ये एक्ट। और कंपनी के कार्यों व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद से चार्टर राजपत्र जारी करवाना था। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये बन क्यों रहा है कि जो कर्मचारी थे वहां के ब्रिटेन के, वो उनका एकाधिकार था इस टाइम तक कंपनी में डायरेक्टर्स के रूप में, तो उन पे भी कब्जा करना है। और दूसरा ये है कि जो कंपनी व्यापार कर रही थी, जो अभी मैं समझाता हूं आपको, जब इंग्लैंड से अधिकार मिलता है तो भारत के पूर्वी क्षेत्र पर व्यापार करना था। किस पर? भारत के दक्षिण पूर्वी एरिया पर। तो दक्षिण पूर्वी एरिया जब आप देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एरिया जब आप देखते हैं इस तरह से भारत का, ये वाला एरिया पूरा है, ये दक्षिण पूर्वी एरिया है। यहाँ पर आपका बंगाल वगैरह पड़ जाएगा। इस एरिया में पूरा का पूरा अधिकार करना था दक्षिण पूर्वी एरिया पे। तो इस केवल यहीं तक क्यों रखा जाए, संपूर्ण भारत में क्यों ना किया जाए? तो इस अधिकार के लिए भी ये एक्ट लाया गया। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं। हो सकता है थोड़े से बोर हो जाओ, क्योंकि जब तक आपका प्रस्तावना से चालू नहीं होगा तब तक आपको हो सकता है बोर हो, क्योंकि ये चीजें एक रूपरेखा के रूप में है। एक आप ये कहो कि ये एक आधार है जो संविधान आपका बन रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप वर्तमान में देख रहे हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वर्तमान में आप देख रहे हो वो आई कहाँ से है। क्योंकि भारतीय संविधान तो उधार का बोरा है पूरा का पूरा, यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया। तो छोटे छोटे एक्ट हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके हमारे संविधान में बन गई। अब देखो इसके प्रावधान क्या क्या किए गए। क्या प्रावधान किया गया? सबसे पहला प्रावधान था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार मिल गया। अभी तक क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौती ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, बहुत सारी कंपनी थी। फ्रांस से जो कंपनी आई वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे भारत ईस्ट में पड़ता है तो जितनी कंपनी आई सब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही आई। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि भारत में केवल ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। इस बात का कंपनी को अधिकार मिल गया। और कितने वर्षों के लिए मिल गया? 20 वर्षों के लिए। अभी मैंने बताया कि 20-20 वर्ष के लिए सारे एक्ट बनेंगे। तो 20 वर्षों के लिए तय कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में व्यापार करेगी एकाधिकार, इसके अलावा कोई और नहीं करेगा। दूसरा, गवर्नर जनरल और उनके कमांडर इन चीफ की नियुक्ति हेतु शाही मंजूरी अनिवार्य कर दी गई। मतलब इसका मतलब बेटा ये है कि इससे पहले जो गवर्नर वगैरह जब होते थे तो उन्हें ब्रिटेन की संसद से अनिवार्यता नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन अब तय कर दिया गया संसद के अलावा संसद ने नियुक्त कर दिया। समझना मेरी बात को बेटा, संसद ने किसी की नियुक्ति भले ही कर दी है, लेकिन जब तक वहां का शाही पत्र यानी कि इंग्लैंड की रानी उस पर साइन नहीं कर देगी तब तक इनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब इसको समझना बेटा, जैसे भारत में बात करें हम राष्ट्रपति की, बात करें राष्ट्रपति की, तो जितने भी गवर्नर होते हैं राज्यपाल, जितने भी आपके सेना नायक हैं, सेनाध्यक्ष हैं, जितने भी, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसका साइन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन उनको चुनने का अधिकार किसको बेटा? संसद को है। आपको लगता है कि राष्ट्रपति ने नियुक्ति करी है? नहीं, करती संसद है, लेकिन राष्ट्रपति की परमिशन से बनते हैं, राष्ट्रपति की शपथ द्वारा बनते हैं वो। इस चीज को समझना, साइन के द्वारा। तो बेटा ये बात समझने की है कि वर्तमान परिवेश को अगर आप देख रहे हो कि वर्तमान गवर्नर है, अब उस टाइम तो गवर्नर जनरल होता था, अब आपके गवर्नर हैं, जैसे राज्यपाल हैं, आपके सेना नायक हैं, कमांडर इन चीफ हैं, जो भी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन सब की नियुक्ति के लिए कौन होता है? राष्ट्रपति। तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कहीं ना कहीं इंग्लैंड की महारानी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। तो अब क्या हुआ इस एक्ट के बाद कि चाहे वो गवर्नर जनरल हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो कमांडर इन चीफ हो, इनकी अगर नियुक्ति करनी है तो आपको ब्रिटेन की महारानी से शाही पत्र पर साइन करवाने ही होंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या हुआ? गवर्नर परिषदों के निर्णयों को अस्वीकार कर सकता था। इसमें एक और अधिकार मिल गया बेटा, बात सुनना, हम बात गवर्नर की कर रहे हैं, गवर्नर जनरल की नहीं कर रहे हैं। बेटा सुनना मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं। पहले सबसे ऊपर कौन होता था? गवर्नर और गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वो अपने उस क्षेत्र के लिए कानून बना सकते थे। ठीक बेटा। लेकिन अब गवर्नर जनरल के जो नीचे होते हैं गवर्नर जनरल के नीचे होते हैं गवर्नर, और उनको भी अधिकार मिल गया कि वो अपनी परिषदों के लिए कानून बनाएंगे, और अगर उनकी परिषद कोई कानून बना रही है तो वो उसको अस्वीकार भी कर सकेंगे कि हमें स्वीकार नहीं है, हम उसको अस्वीकार करते हैं। वो वीटो पावर वाली बात हो गई बेटा। कितनी बात समझ? हाँ, लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि 3 तरह के कानून नहीं, टैक्स से जुड़े हुए, इसके अलावा न्याय से जुड़े हुए,
और सेना से जुड़े हुए। ये तीन तरह के जो कानून थे, इन पर वो मना नहीं कर सकता था, इन पर वो अस्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि ये कानून बनते थे ब्रिटेन की संसद के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन की संसद के द्वारा। कि अगर ब्रिटेन की संसद ने टैक्स को लेकर कोई कानून बनाया है तो गवर्नर और गवर्नर जनरल उस कानून को डिनाई नहीं कर सकते थे, मना नहीं कर सकते थे। न्याय व्यवस्था को लेकर बनाया तो उस पर भी नहीं कर सकते थे, ये याद रखना, ठीक है बेटा। गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बनने हेतु 12 वर्ष तक भारत में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नर जनरल होता था उसकी कार्यकारिणी में अन्य सदस्य कितने सदस्य होते थे? 3 सदस्य होते थे। तो उनके लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि अगर भारत में आपको रहना है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होना है, उसकी परिषद में शामिल होना है, तो कम से कम भारत के अंदर रहना होगा। कितने साल? 12 साल। वो व्यक्ति जो 12 साल तक भारत में नहीं रहा है, बेटा इसको भी समझ लेना, क्योंकि ये बहुत, आप जब नागरिकता पढ़ोगे तब आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। नागरिकता पढ़ोगे तब जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा जरूरत पड़ेगी आपको जब आप राज्यसभा पढ़ोगे तब भी जरूरत पड़ेगी इसकी आपको। तो बेटा सुनो, तो तय कर दिया गया कि अगर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य बनना है तो आपको भारत में कम से कम 12 साल तक रहना पड़ेगा, और केवल रहना नहीं पड़ेगा, किसी ना किसी पद पर सेवा भी देनी होगी। सेवा देने का मतलब वही है, नौकरी करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा, कम से कम 12 साल। नियंत्रक मंडल, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा। नियंत्रक मंडल क्या होता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी कंट्रोल, माफी चाहूंगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। मतलब समझना, अभी तक क्या होता था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, मैंने बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, तो इनको जो वेतन मिलता था वो इंग्लैंड से मिलता था। कहाँ से मिलता था? इंग्लैंड से मिलता था। तो वहाँ से वेतन आने में कभी समय लग गया, कोई बात हो गई, कोई कारण रहा, तो कभी कभी वेतन लेट मिलता था। तो कंपनी, जो ब्रिटेन की संसद है, उसका सोचना ऐसा था कि भ्रष्टाचार कहीं इसी वजह से तो नहीं हो रहा कि अगर किसी को सैलरी टाइम पर नहीं मिलेगी तो वो खर्चे कहाँ से निकालेगा। माफ़ी चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे, जैसे हम एमपी की बात करते हैं, अपने ग्वालियर की बात करते हैं, तो कई बार मेरे स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे जो अपने यहाँ से पुलिस में लगे हैं, अच्छे पदों पर हैं, तो उनसे पूछते हैं बेटा ये रिश्वत क्यों लेते हैं लोग? तो उनका कहना सीधा होता है कि सर एक बात बताओ, मध्य प्रदेश में एक कांस्टेबल की सैलरी है कितनी? 23,000 और 24,000। आपको लगता है, और 24,000 भी सुनो, कोई तामील करना है, कोई कुछ देने जाना है, कोई सामान लेके जाना है, कोई वारंट लेके जाना है, किसी को पकड़ने जाना है, तो वो भी अपनी मोटरसाइकिल लेके जाओ, पेट्रोल अपना फूंको, वो तो नहीं देते। तो बेटा सर क्या आपको लगता है कि 24,000 में खर्चा चल पाएगा आज के टाइम पे? तो मजबूरी बन जाता है लेना, मजबूरी बन जाता है लेना कई बार। तो माफ़ी चाहूँगा, लेना नहीं है रिश्वत, रिश्वत लेनी ही है हमें, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हो तो वो पैसे के लिए नहीं बन रहे हो, सेवा के लिए बन रहे हो, तो इतना भी याद रखना। तो इसमें क्या कर दिया गया, तो उनको ऐसा लगता था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसके लोग रिश्वत लेते हैं, उसका मूल कारण ये है कि उन्हें सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। तो उनने ये कह दिया, ब्रिटेन की संसद ने कह दिया कि अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसको सैलरी भारत की संचित निधि से दी जाएगी। मतलब काम करोगे ब्रिटेन के लिए, सैलरी देंगे भारत वाले। कमाल की बात है, मतलब काम किसी पड़ोसी का हो रहा है तो तनख्वाह उसको हम देंगे, खाना हम खिलाएंगे। ये भी समस्या का विषय है। अब भारत के लिए समस्या का विषय, उनके लिए तो मजे हो गए, ठीक। इसके अलावा और किया, राजस्व प्रशासन और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया। आप जानते हो कि हमारे जो संविधान है ये 3 भागों में डिवाइडेड है। संविधान 3 भागों में डिवाइडेड है। कैसे? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका सबसे बात करते हैं पहले विधायिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम होता है उस पर लागू करवाना। कार्यपालिका का काम क्या है? उसका लागू करवाना। और न्यायपालिका का काम है कि अगर कोई नहीं माने तो उसको सजा दे दो। तो सबसे पहली बात समझ रहे हो आप, 3 भागों में डिवाइड है। ऐसे ही इस एक्ट के द्वारा ये कर दिया गया कि राजस्व प्रशासन मतलब टैक्सेशन, वसूली विभाग कार्यपालिका, और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। भाई तुम्हारा काम अलग है और तुम्हारा काम अलग है, तुम इनके काम में हस्तक्षेप मत करो, तुम इनके काम में हस्तक्षेप मत करो। जैसे भारत की संसद है तो संसद के काम में आपका न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता और न्यायालय में संसद हस्तक्षेप नहीं करती। इसी तरह से इस एक्ट के द्वारा राजस्व प्रशासन और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग कर दिया गया। नगर पालिकाओं का अस्तित्व सबसे पहले सामने आया। ये भारत चला रहे हैं नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान, तो सबसे पहले जो नगर पालिका हैं, कहीं ना कहीं जैसे आप संविधान में पढ़ोगे 73वां संविधान संशोधन,
वहाँ पे, और 72वां संविधान संशोधन। तो जब आप पढ़ोगे ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर जिला पंचायत, और ऐसे ही आपके नगर पे नगर पालिका। तो नगर पालिकाओं का अस्तित्व तो पहली बार सामने आया। इसमें कहा गया कि भाई साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अंग्रेज जहाँ रहेंगे उनको तो साफ करना ही पड़ेगा, भारतीयों का कुछ भी हो। तो सबसे पहले वे सिटीज, वे केंद्र जहाँ पर अंग्रेजों की बस्तियाँ थीं, वहाँ पर अब 12 साल तो रहना ही रहना है कि व्यक्ति को कम से कम। तो ऐसी स्थिति में नगर पालिकाओं का अस्तित्व सामने आएगा, और भारत में सबसे पहले आपको देखने को मिलती है नगर पालिका किस एक्ट के द्वारा? 1793 के एक्ट के द्वारा। ठीक है बेटा। बड़े अधिकारियों के भारत छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये बहुत शानदार था। अभी जैसे अपने बात करो नेताओं की, तो नेताजी हैं कहाँ के? MP के, और घूम रहे हैं अमेरिका, आराम से 15 दिन 20 दिन घूमे आए। ऐसा नहीं, इन्होंने कह दिया कि अगर आप किसी प्रशासनिक पद को संभाल रहे हो, अगर आप किसी प्रशासनिक पद को संभाल रहे हो, तो आप भारत नहीं छोड़ सकते। आप भारत नहीं छोड़ सकते जब तक आप उस पद पर हो, चाहे वो आप गवर्नर हो, चाहे आप गवर्नर जनरल हो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे आप वहाँ के सेना नायक हो, किसी भी पोस्ट पर हो, किसी बड़ी पोस्ट पर हो, आप किसी भी कंडीशन में भारत नहीं छोड़ सकते। और अगर आपने भारत छोड़ा, अगर आपने भारत छोड़ा, तो ये माना जाएगा कि आपने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। क्या समझ में आई? अगर आपने भारत छोड़ दिया तो बिना त्यागपत्र दिए भी ये मान लिया जाएगा कि आपने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ये बात याद रखने की है। भारत जैसा नहीं कि नेता घूम रहे हैं आराम से विदेश में, पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। इस एक्ट का भारत के कानून पर, भारत के अंदर प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया कि भाई भारतीय बाकी सारी कंपनियां भाड़ में जाओ, भगा दिया उनको मारपीट के। एकाधिकार हो गया, व्यापार कर ही नहीं सकती वो तो। दूसरा, गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि हो गई। गवर्नर जनरल जो था, इसके अधिकार क्षेत्र बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? कि पहले ये बंबई और मद्रास के लिए कानून बनाता था, उनको लागू भी करवाने का अधिकार मिल गया। ठीक, इसके अलावा अगर वो किसी कारण से बाहर चले गए, अगर किसी कारण से बाहर चले गए, तो उन पर शासन भी यही करता था। फिर वो अपनी जगह पर किसी व्यक्ति को नियुक्त जरूर कर जाते थे, लेकिन शासन कौन करता था? गवर्नर जनरल ही करता था उन पर भी। ठीक है बेटा। गवर्नर जनरल बंबई, और अभी मैंने कहा गवर्नर जनरल बंबई और मद्रास पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता था। भारतीय व्यय पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया इसी एक्ट के द्वारा। अतिरिक्त बोझ कैसे पड़ गया? देखो, अगर भारत में कंपनी किसी से युद्ध लड़ेगी, खर्चा कहाँ से लिया जाएगा? भारत से लिया जाएगा उस पूरे युद्ध का। अगर कोई कानून बनाएगी तो खर्चा जो होगा वो कहाँ से आएगा? भारत से ही आएगा। जितने अधिकारी काम कर रहे हैं, अब उनका सैलरी कहाँ से निकाली जाएगी? कंपनी के पैसे से निकाली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो खर्चे थे उन पर बहुत ज्यादा व्यय पड़ गया, बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई उनके खर्चों में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है तुरंत 1813 का चार्टर एक्ट। बेटा देखो, अब मैं वो बात नहीं बताऊंगा बार बार किसने बनाया और क्यों बनाया, किसने बनाया और क्यों बनाया। बात वही है, किसने बनाया? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर एक्ट बनाया गया। क्यों बनाया? कंपनी पर ब्रिटेन की संसद के अधिकार को और मजबूत करने के लिए। सब इसीलिए बनेंगे अब। ठीक है बेटा। तो सीधे पृष्ठभूमि पर आते हैं। पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि का मतलब है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, इसकी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है। पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है। तो पृष्ठभूमि क्या है? चार्टर एक्ट 1793 की 20 वर्षीय समीक्षा एवं व्यापार प्रशासन का नवीकरण हेतु क्या था कि मैंने अभी आपको बताया कि हर 20 साल बाद एक्ट बनेगा। हर 20 साल के लिए अधिकार जो मिलता है, लाइसेंस जो मिलता है, वो केवल 20 साल के लिए मिलता है। जैसे आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, आप एग्जाम्पल लीजिए, वो लाइसेंस आपके जीवन भर के लिए नहीं है, उस पर एक डेट डली होगी, कभी पीछे देखना उस पर कि कब वो एक्सपायर हो जाएगा। जैसे बंदूक का लाइसेंस है, 5 साल बाद एक्सपायर हो जाता है, मतलब उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिन्यू। तो कंपनी से भी कह दिया गया कि आपको जो चार्टर एक्ट मिल रहा है, जो पत्र, राज्य आज्ञा पत्र मिल रहा है, वो केवल 20 वर्ष के लिए ही मिल रहा है। 20 वर्ष बाद आपको इसको फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा। हम देखेंगे उस टाइम पर कि आप व्यापार करने के अधिकारी बचे भी हो या नहीं बचे, आप ठीक से व्यापार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसी बात के लिए इसको लाया गया। चार्टर एक्ट 1793 में जो कंपनी को 20 साल का एकाधिकार दे दिया गया था, उस पर समीक्षा करने के लिए इसको लाया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय नीति। हाँ, उस टाइम पर यूरोप में एक बड़ी शानदार घटना होती है कि नेपोलियन बोनापार्ट का अस्तित्व आता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो ब्रिटेन से बहुत ज्यादा खफा था या विरोधी था। उसने साफ साफ कह रखा था अपने पूरे के आसपास के राज्यों से, सभी से, कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन की कंपनी के साथ या ब्रिटेन के साथ
किसी भी तरह का लेन देन करेगा तो नेपोलियन बोनापार्ट उसका विरोधी हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट उसके साथ व्यापार नहीं करेगा। और इससे कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत घाटा हो रहा था, बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। तो इसी बात की समीक्षा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका कारण क्या है, तो इस बात की समीक्षा भी करनी थी, तो इसीलिए इस एक्ट को लाया गया। तीसरा, ब्रिटेन के व्यापारियों का दबाव। ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, अभी मैंने आपको बताया कि पिछले एक्ट में कंपनी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, भारत में व्यापार कर सकती थी। लेकिन जो ब्रिटेन में पैसे वाले लोग थे, जो धनिक वर्ग थे, वो चाहते थे कि हम भी भारत जाएं और पैसा कमाने का हमें भी मौका मिले। तो उनका भी दबाव था, पैसे वाले तो थे ही, तो उन्होंने कहा कि हम व्यापार क्यों नहीं कर सकते थे, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार क्यों करेगी। तो उनका इतना ज़्यादा दबाव पड़ गया ब्रिटेन की संसद पर कि उन्हें एक नया एक्ट बनाना पड़ा कि भाई ये भी व्यापार कर पाएँ। और इसके अलावा सबसे बड़ा प्रभाव था ईसाई मिशनरियों का। कहना तो नहीं चाहिए, पर भारत में जितनी भी संस्कृतियां आई हैं, उन्होंने सबसे पहला काम किया है भारत में धर्म परिवर्तन का। चाहे वो आपका औरंगजेब रहा हो, चाहे वो आपका अलाउद्दीन खिलजी रहा हो, चाहे मोहम्मद गौरी रहा हो, चाहे महमूद गजनवी रहा हो, सबका काम एक ही है, धर्म परिवर्तन। तो इसी कारण इंग्लैंड में जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, ईसाई मिशनरी थे जिनका काम था धर्म परिवर्तन करना, उन्होंने भी कहा कि हमें भारत में जाने दीजिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने दीजिए, हम वहाँ के लोगों का धर्मांतरण करना चाहते हैं। और इसी दबाव की वजह से इस एक्ट को लाया गया। अभी आप देखोगे तो जो भी आपके ट्राइब्स एरिया हैं, जिनको जनजातीय एरिया कहते हैं, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ईसाई मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा ईसाई मिलने का मूल कारण यही है कि वो ज़्यादा जानकार होते नहीं हैं, थोड़ा बहुत बेवकूफ़ उनको बनाया बेचारों को, एक बोरी चावल, 2 बार दवाई, थोड़ा सा खाना, और बदले में ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये बड़ी समस्या का विषय है उनके साथ में। अब जो स्वेच्छा से स्वीकार कर ले उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो इन चीज़ों की वजह से इस एक्ट को लाया गया। अब इसका जो आपका प्रावधान है वो क्या किया गया, तो प्रावधान ये था कि कंपनी का आगामी 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण रहेगा। इसमें कह दिया गया ठीक है, अब कंपनी 20 साल और, कब से, 1813 से 1833 तक 20 साल और भारतीय प्रदेशों पर राज कर सकेगी, भारतीय प्रदेशों पर, और उनके जो राजस्व आता है, उनका जो टैक्स आता है, उनकी जो इनकम है, उनका जो पैसा है, उस पर भी नियंत्रण कर सकेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। एकाधिकार समाप्त होने का मतलब है, ये तो कह दिया गया कि 20 साल तक तुम व्यापार कर सकते हो, 20 साल तक तुम व्यापार कर सकते हो, लेकिन केवल तुम ही व्यापार कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं करेगा, ये मना कर दिया उसमें। यानी कि अब ब्रिटेन के लोग भी भारत आने लगे, बड़े बड़े धनिक वर्ग थे, वे भी भारत आने लगे और भारत के साथ व्यापार करने लगे। भारत के साथ व्यापार करने का मतलब है भारत से चीज़ें खरीदना और वहाँ पर इंग्लैंड में या अदर कंट्रीज में बेचना, जैसे चाइना में है और भूटान में। अब टाइम तो अस्तित्व में नहीं थे, लेकिन बाद में तो बने हैं, रोम के साथ और अदर कंट्रीज के साथ। तो एकाधिकार तो समाप्त हो गया, हाँ, लेकिन 20 साल कर सकते हो वो अलग बात है, ठीक है। तो चाय और चीन कंपनी को एक अधिकार दे दिया गया कि देखो, एकाधिकार तुम्हारा अब भारत में नहीं है, लेकिन चीन के साथ तुम्हारे अलावा और कोई व्यापार नहीं करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी, जैसे ब्रिटेन से बहुत सारी कंपनी तो भारत में आ गई, ठीक, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी है जो चीन के साथ केवल वही व्यापार करेगी। जो लोग नए लोग भारत में आए हैं वे चीन के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा चाय और थी जिसके लिए एकाधिकार दिया गया कि चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। आप रुई का व्यापार कीजिए, आप नील का व्यापार कीजिए, आप और चीज़ों का व्यापार कीजिए, आप कपड़े का व्यापार कीजिए, और लोगों से कह दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार आप नहीं करोगे। चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो चाइना के साथ और चाय और चीन, इन दोनों का जो एकाधिकार है वो कंपनी के पास बना रहा। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। इसके आगे चर्चा कर लेंगे हम इस पर भी, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जब ईसाई धर्म प्रचारक भारतीय क्षेत्र में आ गए तो सीधी बात है, जब आएंगे तो रहेंगे भी। तो भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को आने की, रहने की, बसने की अनुमति मिल गई। अभी मैंने बताया था कि नगर पालिकाओं की गठन कहीं ना कहीं इसी वजह से किया गया था कि भाई जब लोग आएंगे तो साफ सफाई पसंद है उनको, तो रहेंगे। इसके अलावा भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख, कितने, 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया। हर साल ये अधिकार मिल गया कंपनी को कि शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च कर सकेगी। लेकिन ये खर्चा भी कहाँ से आएगा? भारत से ही आएगा।
तो इसके परिणाम देखने को आपको मिलते हैं कि भारत में बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इन्हीं के इसी एक्ट के बाद बनेंगे। इसी एक्ट के बाद बनेंगे कब? 1813 के एक्ट के बाद ही भारत में अनेक अंग्रेजी स्कूल, जो कॉन्वेंट स्कूल आप जिसको कहते हो, मिशनरी संस्थाएं कहते हो, वो सारी इसी के एक्ट के बाद बनती हैं। ठीक है बेटा। प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव सीधा बनता है इस एक्ट का कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कंपनियां भी भारत में आ गई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ईसाई धर्म प्रचारकों ने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले और धर्मांतरण किया। ठीक, हर 20 साल बाद चार्टर एक्ट की परंपरा बन गई। देखो, अभी तक तय नहीं था कि 20 साल बाद आएगा। 1793, 1813, 1833, 1853, हर 20 साल बाद एक्ट आएगा, इस बात की भी परंपरा बन गई। ठीक है बेटा। और कंपनी के प्रदेशों पर वास्तविक सत्ता ब्रिटिश संसद की हो गई। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि जैसे पहले हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट, उस टाइम भी कहा था कि पहली बार कहा गया कि भारतीय प्रदेशों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटेन के जीते हुए प्रदेश कहा गया। अब यहां से तय हो गया कि जब एकाधिकार ही समाप्त हो गया, कंपनी का एकाधिकार ही समाप्त हो गया, तो यहां से दिखने लगा कि हाँ, अब कहीं ना कहीं कंपनी का अस्तित्व तो खतरे में है और उसके ऊपर ब्रिटेन की संसद अपना अधिकार कर चुकी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं सारांश को और वहीं से वापस आ जाएंगे। तो 1793 का सबसे पहले मेमोराइज कर लेते हैं एक बार। देखो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना था मुझे, उतना ही बताया मैंने आपको। ठीक है बेटा। गवर्नर और उसकी परिषद के विरुद्ध वीटो मिल गया। गवर्नर को उसकी परिषद के विरुद्ध वीटो, मैंने बताया था कि 3 सदस्य एक साथ हो भी जाएं तो भी उनके कानून मानने से मना कर सकता था। ठीक है। परिषद के सदस्यों का 12 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है बेटा। अधिकारियों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, यह भी तय कर दिया गया। उसको पढ़ लो जरा एक बार, 13 को। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया इस एक्ट के द्वारा। मैंने मेमोराइज करवा रहा हूं आपको। ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आए। चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार मिला। शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख हर वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया और ब्रिटेन का संवैधानिक नियंत्रण भारत पर बढ़ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर बढ़ गया। ठीक है बेटा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं। लिखना भूल गया हूं कि कब कौन सा आया था। एसएससी और यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चन है। आप मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में पहले की तरह कि प्रमुख ब्रिटिश अधिकारियों हेतु भारत में 12 वर्ष सेवा अनिवार्य की गई। किस एक्ट द्वारा? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा और 1919 के अधिनियम द्वारा। कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा आप मुझे। भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को प्रसार की छूट किस अधिनियम में? बेटा सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, देख लो एक बार। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म हुआ? किस एक्ट द्वारा खत्म हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा खत्म हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा खत्म हुआ, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा खत्म हुआ और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा खत्म हुआ। एक और क्वेश्चन लो बेटा। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से देने का निर्णय प्रावधान किया गया? सारे क्वेश्चन आए हुए बेटा, ये यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है बेटा। तो मैं रोज रोज के 2-2 एक्ट करके आपको, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी करवाऊंगा और मैथ भी चालू कर दूंगा जल्दी से जल्दी। तो 2-2 एक्ट करके हम जल्दी से जल्दी खत्म कर लेंगे और सीधे अपनी संविधान सभा पर आ जाएंगे। ठीक है बेटा। इतनी तक मेरे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आंसर जरूर दें। ठीक है बेटा। चलो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। खुश रहो बेटा।